नमस्कार, आप देख रहे हैं तेलंगाना की तकदीर और मैं हूं दृष्टि गुप्ता। तेलंगाना में सियासी घमासान चल रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है, लेकिन सियासी दलों को तैयारी के लिए चुनाव की तारीखों का इंतजार नहीं है। अब सब जुटे हैं अपना परचम लहराने में। जहां एक ओर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के लिए हर तरह की जुगत में लगी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी केसीआर को बेदखल कर सत्ता पाने की कोशिश में लगी है। तो सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस फिलहाल अपने गढ़ को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। तीनों ओर से खींचतान जारी है। आइए जानते हैं कि किसके हाथों में होगी तेलंगाना की चाबी, किसके वादों घोषणाओं में होगा कितना दम, और बात भी करेंगे इसकी कि इस बार तेलंगाना की सत्ता तक पहुंचने के लिए कौन सी पार्टी कितना जोर लगा रही है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमारे दर्शक तेलंगाना की किसी भी खबर से अनभिज्ञ रह जाएं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं तेलंगाना की वो खास खबरें जो आपको पता होनी चाहिए और साथ ही उनका विश्लेषण भी। तो सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निजामाबाद की धरती से मोदी ने किया खुलासा, कहा कि केसीआर चाहते थे एनडीए में शामिल होना। आने वाली तिमाही में तेलंगाना लेगा जीएसडीपी की तुलना में 14,000 करोड़ का कर्ज। 12 साल बाद किसान ने पहनी चप्पल क्योंकि पीएम मोदी ने दिया राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का तोहफा। बीआरएस नहीं दे पा रही है किसानों को खेती करने के लिए बिजली। कांग्रेस सांसद ने कृषि बिजली कटौती पर बीआरएस की आलोचना, कहा फसलें रही हैं सूख। तो सबसे पहली बात मोदी जी के उस खुलासे की जिसने तेलंगाना की धरती को हिलाकर रख दिया है। हम आपको बता रहे हैं जैसे ही मोदी जी तेलंगाना में स्टेज पर पहुंचे कि मोदी मोदी के नारों से आसपास की फिजा गूंजने लगी। तेलंगाना की जनता ने फूलों की बारिश शुरू कर दी। मानो ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर जनता फूली नहीं समा रही थी। उनके सामने युग दृष्टा को देखकर हर कोई खुश था। तभी निजामाबाद की धरती से मोदी जी ने हुंकार भरी। उन्होंने सीक्रेट मीटिंग का राज भी जनता के सामने खोल दिया। मोदी जी ने कहा कि मैं तेलंगाना की जनता को किसी धोखे में नहीं रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जनता को हर बात का ज्ञान हो कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उन्होंने भारत राष्ट्र समिति पार्टी के मुखिया के चंद्रशेखर राव की पोल खोलते हुए कहा कि हैदराबाद निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद केसीआर मुझसे मिलने दिल्ली आए थे और वो चाहते थे कि मैं उन्हें एनडीए में शामिल कर लूं, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने मना कर दिया। उनकी ये सियासी हसरत पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए आज वो बौखलाए हुए हैं और बीजेपी पर गलत सलत आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि केसीआर जब मुझसे मिलने दिल्ली आए थे और उन्होंने कहा था कि आपका आशीर्वाद केटीआर पर बनाए रखिएगा, ये आपके नेतृत्व में ही काम करेगा, तभी मैंने कहा कि बीआरएस पार्टी कभी एनडीए का घटक दल नहीं बन सकती। इसीलिए वो चिढ़कर आज बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। हमने कभी बीआरएस से गठबंधन की बात स्वीकार नहीं की है। इसी बात का फायदा उठाते हुए राहुल गांधी ने भी कह दिया, मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि बीजेपी और बीआरएस एक साथ हैं, इसीलिए राज्य का विकास 10 साल से रुका हुआ है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए जो वादे जनता से किए हैं वो समय आने पर पूरे जरूर होंगे। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जिसमें 44,000 करोड़ का कर्ज लेकर 4 राज्य की सरकारें चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। इसमें तेलंगाना भी सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला एक राज्य बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी अक्टूबर से दिसंबर के तिमाही उधारी कैलेंडर में ये बात सामने आई है कि चुनाव के लिए 5 राज्य 2.37 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने बॉन्ड बाजार में जा रहे हैं, जिसमें से 44,000 करोड़ यानी कि 18.56% का कर्ज सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना ही लेंगे। मार्च 2023 तक केंद्र सरकार पर कर्ज बढ़कर 52.21 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जून 2022 तक यह 50.86 लाख करोड़ का था। हालांकि जीडीपी की तुलना में कर्ज 9 माह में 18.8% से घटकर 18.6% हो गया। राज्यों की जीडीपी की तुलना में तेलंगाना 14 करोड़ का कर्ज लेगा, जो 23.8% है। राज्य सरकारें कर्ज लेकर बुनियादी सुविधाओं के विकास में खर्च बढ़ा रही हैं। इससे बाजार में मांग की स्थिति मजबूत हो रही है। रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। जनता के बैंक खातों में सीधे पैसा डाला जा रहा है।
इससे उपभोक्ता सामानों की बिक्री बढ़ रही है। तेलंगाना राज्य में पूर्व की घोषणाओं को लेकर पहले से ही वित्तीय भार है, इसीलिए नई घोषणाओं में सरकार को कमी करनी पड़ रही है। लेकिन जरूरी खर्च के लिए सरकार को कर्ज लेना ही पड़ रहा है। इसके लिए तेलंगाना सरकार को अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच में 12,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ेगा और उससे पहले अप्रैल से अगस्त माह के बीच में सरकार ने 16,166 करोड़ का कर्ज लिया था। बात करते हैं उस किसान की जिसने ये संकल्प लिया था कि वो तब तक जूते या चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक हल्दी बोर्ड का गठन नहीं हो जाएगा। मोदी जी के इस फैसले के बाद उनका संकल्प पूरा हो गया है। दरअसल बात यह है कि तेलंगाना में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का ऐलान किया था। देश के किसानों के साथ साथ ये फैसला तेलंगाना के निजामाबाद जिले के मोरथाड़ मंडल के पालेम गांव में रहने वाले किसान मनोहर शंकर के लिए खुशखबरी लेकर आया है। मनोहर शंकर रेड्डी ने 11 साल पहले ये संकल्प लिया था कि जब तक हल्दी किसान बोर्ड का गठन नहीं होगा तब तक वो अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे, नंगे पैर ही चलेंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड बनने की मनोकामना लेकर आदिलाबाद जिले के इचोदा से तिरुपति में भगवान वेंकटेश के चरणों तक 63 दिन की पदयात्रा भी उन्होंने की थी। उनका आज ये संकल्प तो पूरा हो गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज शंकर के पास खेती के लिए जमीन नहीं बची है। एक बिजनेस में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने अपनी सारी जमीन बेच दी। इस बात से ये पता चलता है कि किसानों को इस खबर का कितनी बेसब्री से इंतजार था। जो बात मोदी जी ने पकड़ ली और उनकी भलाई को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरत के हिसाब से बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया। लेकिन बीआरएस पार्टी जो कई सालों से तेलंगाना के लोगों के लिए काम कर रही है, उसे कभी इसकी भनक तक नहीं लगी। इसका मतलब साफ है कि तेलंगाना की जनता को अब पता चल गया है कि कथनी और करनी में कितना अंतर होता है और कौन उनका मसीहा बनकर आएगा। कांग्रेस सांसद कोमाटी रेड्डी ने कृषि क्षेत्र में कथित तौर पर बिजली कटौती लागू करने के लिए बीआरएस सरकार पर हमला बोला, जिसके परिणाम स्वरूप फसलें सूख गई हैं क्योंकि किसान उनकी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। रेड्डी ने आरोप लगाया कि 24/7 बिजली के सरकारी दावे के विपरीत किसानों को दिन में 10 से 12 घंटे की आपूर्ति भी नहीं मिल रही है। उन्होंने मंत्री केटी राव को चुनौती दी है और कहा है कि कोई भी सब स्टेशन किसानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। यदि कर रहा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वेंकट रेड्डी ने मांग की कि राज्य सरकार धान की खड़ी फसल को बचाने के लिए कम से कम 20 दिनों तक निर्बाध बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करे। ऐसे आरोप पहले भी भाजपा के सांसद बीआरएस पर लगा चुके हैं। ऐसे आरोपों से परेशान होकर केटीआर ने अपनी तेलंगाना की जनता को कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कहा और एलपीजी सिलेंडर, ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 10 साल पहले बिजली की अनियमित कटौती देखी जाती थी, लेकिन 10 मिनट तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से कुछ लोगों को असुविधा होने लगी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेताओं को तेलंगाना में बिजली आपूर्ति प्रणाली के खिलाफ टिप्पणी करने में शर्म आनी चाहिए। मंत्री ने याद दिलाया कि पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश में लगातार सरकारों ने कभी भी दिन में 6 घंटे भी बिजली उपलब्ध नहीं कराई। राज्य 2014 तक गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा था। उन्होंने जनता से बिजली आपूर्ति के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए दोनों पार्टियों को सबक सिखाने की मांग की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसी भी हिस्से में सुविधा की जांच करने के लिए दोनों दलों के नेताओं के लिए बसों की व्यवस्था की जाएगी। तो तेलंगाना की तकदीर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।